So, good morning, students. Today, our lecture will be second lecture on Unit 3, and we are following this book, Mathematical Theory of Elasticity by I.S. Sokolnikov from page 107. Right? Now, yesterday, कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने डिस्प्लेसमेंट्स निकाल ली थी. टॉपिक का नाम था टॉर्जन ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेफ्ट. ठीक है, तो टॉर्जन क्या होता है? जैसे घुमाना या निचोड़ना, इस तरह का इफेक्ट. उसके बाद हमने ये पिक्चर बता दी थी. टॉर्जन ऑफ एन सिलेंड्रिकल शेफ्ट में हमने कहा कि थीटा जो है, जितना एंगल वो घूमेगी, सिलेंड्रिकल शेफ्ट जितना एंगल घूमेगी वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा जेड हो गया था. उसके बाद हमने कहा कि अगर पॉइंट पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे पॉइंट के, और अब कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस यू और वाई प्लस वी, तो वो दोनों जो कोऑर्डिनेट में जो फर्क आया है वही डिस्प्लेसमेंट है. यू और वी डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट है. तो ऐसे में हमने कैसे निकाला उस डिस्प्लेसमेंट को एक्स के लिए हमने एंगल बीटा से, आर रेडियस था तो आर कॉस बीटा और आर साइन बीटा ले लिए, और एक्स प्लस यू को लिख लिया आर कॉस थीटा प्लस बीटा. ठीक है ना, ये एंगल थीटा घूमा, थीटा एंगल उसका रोटेशन में आया. पहले एंगल बीटा पे था वो पी पॉइंट, अब रोटेशन थीटा हो गई, इसलिए टोटल एंगल बन गया थीटा प्लस बीटा. तो अब जो एक्स डैश एक्स प्लस यू है उसकी वैल्यू बनेगी आर कॉस थीटा प्लस बीटा, और वाई प्लस बी की आर साइन थीटा प्लस बीटा. इनको घटा लिया, घटा के कैलकुलेशन करके हम यहाँ पहुंच गए थे, साइन कॉस में ले आए. फिर हमने कहा कि साइन थीटा थीटा के बराबर पुट हो सकता है और कॉस थीटा वन के, जब थीटा बहुत छोटा हो. तो इस तरह से हमने इसको u को माइनस वाई थीटा निकाल दिया और v को निकाल दिया था एक्स थीटा. यहाँ तक हो गया. अब हमें पता था कि हमारे पास जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल था? वो z के प्रोपोर्शनल था, शुरू में ही कह दिया था. तो थीटा की वैल्यू अल्फा जेड पुट कर दी, तो माइनस वाई थीटा बन गया माइनस अल्फा वाई जेड, और एक्स थीटा बन गया अल्फा एक्स जेड, और w जीरो है. यहाँ तक का काम हमने कल कर लिया. अब आज क्या है? कल हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, आज हम स्ट्रेस की बात करते हैं. तो स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमने अपना इक्वेशन लिख दी कि टी आई जे इज इक्वल टू लेमडा यू के. अब मैं इसको निकालती हूँ आपके साथ. ब्लैंक डॉक खोलते हैं पहले तो. ब्लैंक डॉक के लिए तो ब्लैंक डॉक में अब इस कैलकुलेशन को करते हैं कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता है टी आई जे इज इक्वल टू लेमडा थीटा डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे. हम इससे सबसे पहले टी एक्स एक्स निकालते हैं. हमारा यहाँ कैपिटल थीटा जो है, कैपिटल थीटा क्या होता है वैसे? वो होता है करली यू बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई, करली डब्ल्यू बाय करली जेड. क्योंकि वो होता है यू वन कॉमा वन, यू टू कॉमा टू, यू थ्री कॉमा थ्री, है ना. यू टू होता है वी और यू थ्री होता है डब्ल्यू, और कॉमा टू का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, कॉमा थ्री का मतलब विद रिस्पेक्ट टू जेड. अब हमने जो यू वी निकाले वो क्या है? अभी अभी हमने कहा कि हमारे लिए जो यू वी है वो क्या बनेंगे? यू है माइनस अल्फा वाई जेड और वी है अल्फा एक्स जेड. माइनस अल्फा वाई जेड और वी है अल्फा एक्स जेड. आप करली यू बाय करली एक्स देखो, जीरो आएगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं. करली वी बाय करली वाई क्या आएगा? जीरो आएगा. और डब्ल्यू खुद ही जीरो है, तो ये टोटल जीरो है, तो इसलिए मैं ये जीरो कर दूंगी. अब ये टर्म, ये है ई एक्स एक्स. ई एक्स एक्स का मतलब होता था
बाहर हाफ होता था, अंदर टू हो जाएगा u1,1। तो हाफ और टू कट जाएंगे, मतलब देखो ना, हम कहते थे ई एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ यू एक्स कॉमा वाई प्लस यू वाई कॉमा एक्स, ऐसे होता था। तो जब एक्स एक्स की बात हो रही है ई एक्स एक्स, तो हाफ तो बाहर है, अंदर ये दो हो जाएंगे सेम, यू एक्स कॉमा एक्स यानी u1,1। टू कट गया तो u1,1 है। अब u1,1 हमारा जीरो है, अभी हमने बताया कर ली हुआ, कर लिया जीरो, तो ये टर्म भी जीरो, तो यानी टू एक्स एक्स जीरो आ गया। अब टू एक्स वाई निकालो। टू एक्स वाई में ये टर्म तो वैसे जीरो हो गई क्योंकि आई और जे इक्वल नहीं है। यहाँ पर टू म्यू ई एक्स वाई। अब आप टू म्यू बाहर निकाल दोगे, ई एक्स वाई को क्या लिखोगे? ई एक्स वाई का मतलब है हाफ u1,2 प्लस u2,1। तो टू तो कट गया, म्यू बाहर है, u1,2, u का u1 यानी u का विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा? माइनस अल्फा जेड आएगा। और u2 यानी v का विद रिस्पेक्ट टू x अल्फा जेड आएगा। ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये भी आंसर क्या आ गया? जीरो। टी वाई वाई निकाला। टी वाई वाई में क्या होगा? आपने पुट किया, थीटा जीरो आ रहा है आपका, देखो ये थीटा है, टी थीटा तो वैसे ही जीरो है परमानेंट ही। तो टी वाई वाई में पहली रकम जीरो हो गई, अगली रकम टू म्यू ई वाई वाई। ई वाई वाई को क्या कहेंगे? टू म्यू बाहर, हाफ यू टू कमा टू का डबल, टू और टू कट गए तो यू टू कमा टू। अब आप कहेंगे टू म्यू बाहर है, यू टू कमा टू का मतलब क्या होता है? करली वी ओवर करली वाई। वी में वाई है ही नहीं, वो तो जीरो है ही है, तो खत्म। ऐसे ही आप ये तीन चीजें जीरो आ गई। टी जेड जेड भी निकाल लो। टी जेड जेड में पहली टर्म तो जीरो है ही, टू म्यू ई जेड जेड। ई जेड जेड वैसे जीरो होगा क्योंकि तीसरी टर्म ही जीरो है, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही आना है। अब बचा क्या? बचा टी जेड एक्स और टी जेड वाई, इनको निकालना है। तो पहले टी जेड एक्स को निकालते हैं। पहली टर्म तो जीरो है, थीटा जीरो है, टू म्यू ई जेड एक्स, ये बन गया टू म्यू ई जेड एक्स का मतलब हाफ यू जेड कॉमा एक्स प्लस यू एक्स कॉमा जेड। अब इसको अगर मैं लिखती हूँ म्यू, इसका यू जेड का मतलब है डब्ल्यू, करली डब्ल्यू बटा करली एक्स, और इस यू एक्स का मतलब है करली यू पहला कंपोनेंट बटा करली डब्ल्यू, ये मीनिंग है। डब्ल्यू तो खुद ही जीरो है, और ये टर्म क्या बनेगी? करली हुआ है करली डब्ल्यू। हम यहाँ दिखा रहे हैं अपना, देखो आपके पास जो ये टर्म है, पहली टर्म तो जीरो हो गई, लेकिन जो करली बाय करली जेड यू है, वहां हम यू की वैल्यू रख देंगे। करली बाय करली जेड है, डब्ल्यू नहीं जेड है ये। यू की वैल्यू थी माइनस अल्फा वाई जेड, ठीक है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लोगे तो माइनस अल्फा वाई आ गया, तो आपके पास टी एक्स जेड आ गया माइनस अल्फा वाई। अब टी वाई जेड निकालना है। पहली टर्म तो जीरो हो चुकी है, अगली टर्म के लिए टू म्यू ई वाई जेड। टू म्यू ई वाई जेड का मतलब है हाफ यू वाई कॉमा जेड प्लस यू जेड कॉमा वाई। तो ये आप निकालोगे जब म्यू बाहर, यू वाई का मतलब क्या है? डब्ल्यू, करली डब्ल्यू बटा करली जेड ने तो जीरो हो ही जाना है क्योंकि डब्ल्यू ही जीरो है। लेकिन ये टर्म यू जेड, सॉरी यू वाई का मतलब है वी सेकेंड कंपोनेंट, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये बनेगा करली डब्ल्यू ओवर करली वाई। ये तो जीरो होगा, डब्ल्यू ही जीरो है। ये टर्म बनेगी करली बटा करली जेड ऑफ वी, वी यानी कि है अल्फा एक्स जेड। तो विद रिस्पेक्ट टू जब लेंगे तो अल्फा एक्स आएगा, तो हमारे पास दो ही वैल्यू आई, एक आई टी जेड एक्स और एक आई टी जेड वाई, बस बाकी सब जीरो आ गए। अब इससे फायदा क्या हुआ? हमने निकाल दिया, सारी वैल्यूज निकाल दी, ठीक है, बाकी सब जीरो है, बस ये आ गया।
और अल्फा म्यू एक्स और माइनस म्यू अल्फा वाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ ये दो ही कंपोनेंट स्ट्रेस के बचे हैं। आपको पता है कि ये कंपोनेंट किस तरफ होंगे? अगर हम कभी ये कहें आपको कि स्ट्रेस के कंपोनेंट कहाँ होते हैं, मतलब आप ये 8 कंपोनेंट जो कहते हो, 9 कंपोनेंट, मैंने कितने निकाले हैं अभी अभी? दो, दो चार, दो छः, छः निकाले हैं ना। ये छः की डायरेक्शन क्या होगी? छः की डायरेक्शन अगर देखनी है तो आप ये डायग्राम देखो। जैसे ये क्यूब है, एक तो हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये, यानी कि टी एक्स 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 एक्सिस की तरफ, टी वाई 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 एक्सिस की तरफ और टी जेड 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 एक्सिस की तरफ। ये तो है नॉर्मल। दूसरे होते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस में दो सबस्क्रिप्ट होते हैं, नॉर्मल में एक ही होता है, इसलिए इसको सिग्मा भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम है सिग्मा एक्स, इसका दूसरा नाम है सिग्मा वाई और इसका दूसरा नाम है सिग्मा जेड। लेकिन जो शियर होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब टी वाई एक्स, टी एक्स वाई, टी एक्स जेड। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव कब होता है? अगर ये पॉजिटिव फेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका प्लेन है ना। जैसे कल मैंने प्लेन कहा था z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू l, उस तरह का एक प्लेन है मान लो। वो लाइन यहाँ की आपकी, इस टाइम ये x इज इक्वल टू l प्लेन है सपोज। इसको मिटाओ, प्लेन का चक्कर ही छोड़ो, तुम सिंपल समझो, उतना ही ध्यान, उतना ही मतलब उलझो जितना जरूरी है। टी वाई एक्स और टी एक्स वाई अगर इक्विलिब्रियम में होती है कोई चीज, तब तो ये स्ट्रेसेस बराबर होते हैं। टी एक्स जेड और टी जेड एक्स और टी जेड वाई और टी वाई जेड बराबर होते हैं। कब? जब चीज कैसी होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ तो नो कंपोनेंट लिख रहे हैं, मैंने तो 6 बात कर रही थी अभी। तो मैं देखो टी वाई एक्स जब निकालते हैं तो हम टी एक्स वाई नहीं निकालते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि बराबर में है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन को तो हम मान के चलते हैं कि वो तो सेटिस्फाई हो ही रही है। मैंने अब टी वाई एक्स निकाला, टी एक्स वाई तो निकाला ही नहीं। ऐसे ही टी जेड एक्स निकालते हैं, पर टी एक्स जेड तो हम निकालते ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों हम मान के चलते हैं कि बराबर हैं। और सेम ऐसे ही टी जेड वाई और टी वाई जेड को मान के चलते हैं बराबर है। तो हमने इनमें से 3 ही निकाले ना, बाकी ये 3 नॉर्मल थे, टी एक्स एक्स, टी वाई वाई और टी जेड जेड। तभी मैंने 6 कंपोनेंट निकाले बजाय 9 के। टोटल कंपोनेंट 9 है। अगर इसका मैट्रिक्स बनेगा तो 3 into 3 स्ट्रेस टेंसर पूरा ये मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो आज अभी तक आप हर बार हर चैप्टर में स्ट्रेस कंपोनेंट पढ़ रहे हो ना। तो स्ट्रेसेस असल में ये है और उनकी डायरेक्शंस। एक सेकंड के लिए और डायरेक्शन भी देख लो। जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के बाद हमने क्या कहा, टी एक्स एक्सिस इसकी तरफ है, लेकिन जो पहला कंपोनेंट होता है ना, वो तो दिखाता है कि ये उस फेस पे है, टी एक्स, और वाई की तरफ वाला टी एक्स वाई है और जेड की तरफ वाला टी एक्स जेड। जेड इधर है देखो, और वाई इधर है, तो इसका नाम टी एक्स वाई है ऊपर की तरफ वाले का, और इस तरफ जेड की तरफ है तो टी एक्स जेड। और पहला कोफिशिएंट क्या बता रहा है? पहला एक्स बता रहा है कि ये जिस प्लेन में है उस प्लेन का नाम एक्स इज इक्वल टू समथिंग है। ऐसे ही आप यहाँ देखो टी वाई एक्स और टी वाई जेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि y पहला कंपोनेंट है कि ये y वाले प्लेन में लाई कर रहे हैं, और x की तरफ है तो टी वाई एक्स और z की तरफ है तो टी वाई जेड। ठीक है, स्ट्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है, स्ट्रेसेस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम कहते हैं भी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाई हो ही रही होगी, तो ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी भी हम मानते हैं कि सेटिस्फाई करते होंगे ये सारे स्ट्रेस कंपोनेंट, क्योंकि ये रूल है जितने स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं 6 वैल्यूज आई हैं, 1, 2 और 4 ये 0। तो टोटल 6 वैल्यूज ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई करती हैं। फिर हमने कहा कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं लेटरल सरफेस पर। ये आपके पास अगर बुक में देखूं मैं तो 29.4 नंबर इक्वेशन है। ये आपकी सोकोलोनिकॉफ की किताब है।
और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पेज 117। ठीक है, तो यार अब टॉर्जन ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट में वो खुद ही लिख रहा है, देखो ये सब निकालने के बाद वो कहता है ध्यान से समझना इस लाइन को, ये जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि ये 6 की 6 वैल्यूज निकल गई हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होंगी, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, बिल्कुल किताब से उतारे हुए हैं नोट्स, ये बुक और नोट्स बिल्कुल डिक्टो है। और क्या कहा कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं लेटरल सरफेस पर वो भी सेटिस्फाई होंगी। अब इन 29.4 पीछे कोई इक्वेशन है, वहां से लिख रहा है ये तीन इक्वेशन, जो ये इक्वेशन लिख रहा है वो कहाँ से लिख रहा है। फर्स्ट टू ऑफ इक्वेशंस 29.4 आर आइडेंटिकली सेटिस्फाइड एंड द लास्ट वन गिव्स दिस। देखो ये कौन सी तीन इक्वेशन है, 29.4 अगर मैं पीछे दिखाऊंगी आपको तो ये वो वाली इक्वेशन है, जो ये है, ये वाली, ये 29.4 है बुक। अब ये बीम्स में है, अगर हम आप कहोगे कि मैडम ये है कहाँ, तो ये बीम्स में है। 29.4 इसका पहला ही पेज है, मतलब यूँ समझ लो 100, अगर मैं यहाँ 106 टाइप करूंगी तो वही पेज आ जाना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ बीम्स है ना, बिल्कुल पहला पेज है इस चैप्टर का। 29.4 ये है 29 कंडीशंस। एनी हाउ आप देख लेना, बुक आपके पास है। ठीक है, इस टाइम मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी। 29.4 इक्वेशन से पता, ये 31.1 चल रही है, पीछे है बहुत, बहुत पीछे है। ये आ गई 29.4। ठीक है, तो आपकी यहाँ कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी हुई, जो ये बीम्स हमने किया ही नहीं है टॉपिक, वहां से लिख रहे हैं हम कि लेटरल सरफेस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमने कहा हमने 6 स्ट्रेस कंपोनेंट निकाल लिए, अब वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सही करते ही होंगे, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी को भी करते हुए होंगे। लेटरल सरफेस सिलेंडर की ये होती है, ये होते हैं बेसिस, तो लेटरल सरफेस के लिए ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होंगी 29.4। ये हमने यहाँ प्रूव कर रखी है कि लेटरल सरफेस के लिए ये कंडीशंस होती हैं, तो हमने वहां डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी कि टी एक्स एक्स न्यू एक्स प्लस टी एक्स वाई न्यू वाई। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, टी एक्स एक्स जीरो है, टी एक्स वाई भी जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मैं यहाँ आपको करके ही दिखाती हूँ। टी एक्स एक्स है, न्यू एक्स है, टी एक्स वाई है, न्यू वाई है। आपने ये दोनों जीरो प्रूव कर रहे हैं, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ रही है, सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन लिखी। ठीक है, अगली कंडीशन लिखने के बाद फिर उसको दिखाया कि भी इसमें भी जीरो प्लस जीरो जीरो आ रहा है, सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ, टी जेड एक्स न्यू एक्स प्लस टी जेड वाई न्यू वाई, टी जेड एक्स न्यू एक्स प्लस टी जेड वाई न्यू वाई। तो जब मैंने ZX की वैल्यू और ZY की वैल्यू पुट की, आपको मेरी आवाज क्लियरली सुन रही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की थी, ZX की वैल्यू हमारी अभी कितनी आई हुई थी, माइनस अल्फा न्यू और वाई, और यहाँ थी अल्फा न्यू एक्स, आई डोंट रिमेम्बर, यही थी, ये माइनस म्यू अल्फा वाई और म्यू अल्फा म्यू एक्स, सही है। तो ये वैल्यूज पुट की, न्यू एक्स और यहाँ है न्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको कैसे हल करें, आपने वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास टी जेड एक्स की वैल्यू ये है, न्यू एक्स है, और ये टी जेड वाई की वैल्यू और न्यू वाई है। अब आपको पहुंचना कहाँ है, आपको तो जीरो दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो आनी चाहिए। इसके लिए हमने न्यू एक्स और न्यू वाई को देखा कि इनकी क्या वैल्यू होती है। अब न्यू एक्स और न्यू वाई क्या है, न्यू एक्स और न्यू वाई है कि अगर एक सर्कल है और उस पर एक पॉइंट है पी, तो न्यू नॉर्मल है। ठीक है, तो न्यू एक्स का मतलब होता है
म्यू एक्स, इसका मतलब है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल। कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ये एक्स एक्सिस है और ये नॉर्मल है, उसके बीच का जो एंगल है उसका कॉस। ठीक है, ये। और अगर मैं इसे और तरीके से निकालूं, हमें पता है कि ये इतना होता है। कैसे? देखो, ये सर्कल, ये पॉइंट, ठीक है, ये आपका डायग्राम बना पड़ा। अब आपने क्या कहा कि एक्स बटा ए, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? ये आपका बेस है, ये रेडियस है, ये एक्स है और ये वाई है, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो अगर ये एंगल एक्स न्यू है, इस एंगल का नाम है एक्स एक्सिस और नॉर्मल के बीच का एंगल, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा? मान लो ये थीटा है, इस थीटा का नाम रख रहे हैं हम एक्स कॉमा न्यू। तो कॉस ऑफ एक्स न्यू का मतलब है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स ओवर ए। ठीक है, ऐसी कॉस ऑफ आई न्यू का मतलब वाई ओवर ए। जब ये वैल्यू पुट हुई तो जो कटना था कट गया, दोनों बराबर हो गए, जीरो कट गए, तो जीरो इक्वल टू जीरो, तो रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया। यानी लेटरल सरफेस पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है यहाँ तक? तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड है सर्कुलर शेफ्ट के लिए सारी। अब नॉन वेनिशिंग कंपोनेंट क्या हुआ कपल एम का? अब हमने कहा कि ये जो mz है मोमेंट, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि टी जेड वाई और टी जेड एक्स दो ही निकले हुए हैं ना, बाकी तो सब जीरो हो गए हैं। इसकी गुना एक्स से करनी है, इसकी गुना वाई से करनी है और बीच में घटा आएगी और उसका डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस आर। ये मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ द कपल। कपल यहाँ लग रहा था, बेस इस फेस पर था ना कपल, तो वो कहता है कि इस कपल का मोमेंट जो रोटेट कर रहा है कपल, उसका मोमेंट का फॉर्मूला ये है। टी जेड वाई की वैल्यू रख दी, ऐसी टी जेड एक्स की रख दी, और फिर हमने ये निकाल दिया। ठीक है, इंटीग्रेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, डायरेक्टली लिख दिया कि इतना आता है, ये वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास मोमेंट आ गया। अब लास्ट में कहते हैं हम, मोमेंट आने के बाद, कि हमारा जो स्ट्रेस वेक्टर होता है वो ये होता है क्रॉस सेक्शन में। तो उसमें वैल्यूज पुट की, वो भी निकल गया स्ट्रेस वेक्टर। ठीक है, तो और मॉड्यूलस निकाला उस स्ट्रेस वेक्टर का, मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये आ गया म्यू अल्फा कॉमन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रेडियस है, ये आ गया म्यू अल्फा आर। यानी इसका मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? जब आर मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम कब होता है? ए, मैक्सिमम रेडियस कितना है ए, जब पॉइंट यहाँ होता है तो मैक्सिमम है। अगर पॉइंट कहीं बीच में है तो उसका डिस्टेंस के लिए तो आर नहीं है मैक्सिमम, तो ए रेडियस होता है। तो वो कहता है कि जो हमारी, इसका मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर है? मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ है बाउंड्री फेस पर, जो ये बेसिस हैं दोनों सिलेंडर के, सिलेंडर के जो दोनों बेसिस हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ है। टेंजेंशियल होगा, यहाँ पर जो भी चीज होगी वो टेंजेंशियल होगी, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे है, तो वो शियर स्ट्रेस है। जितनी मैक्सिमम स्ट्रेस कौन से हैं? शियर। ये यहाँ तक बताने के बाद हमने क्या कहा? मैक्सिमम स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस है, कहाँ एक्ट कर रहा है? बाउंड्री पर, और उसका मैग्नीट्यूड इतना है, ए रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, वो है सिलेंड्रिकल बार्स। कल ही इसके बारे में सारी बात करूंगी। आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने क्या क्या निकाला, हमने दिखाया सारे स्ट्रेसेस क्या हैं, इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी को सेटिस्फाई करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस जो लिटरल सरफेस पर है वो करके दिखा दी, जीरो बराबर जीरो दिखा दिया, फिर मोमेंट निकाल दिया कपल का, जो कपल घुमा रहा है उसके मोमेंट का फॉर्मूला था एक्स टी जेड वाई माइनस वाई टी जेड एक्स का डबल इंटीग्रल उस रीजन आर पर, तो वो निकाल दिया। उसके बाद हमने कहा टी वेक्टर क्या होगा, टी वेक्टर निकाल दिया, उसका मॉड्यूलस निकाला, वो मॉड्यूलस मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम बाउंड्री पर है जब आर की वैल्यू ए है। ये हमारा शेयरिंग स्ट्रेसेस है टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था।